बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। हमने अपने प्रोग्राम को आज दो हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है उस पे हम बात करेंगे इंसाफ के हवाले से, क्योंकि आज इंसाफ का आलमी दिन है और पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और जगहों पे सेमिनार्स हो रहे हैं इस हवाले से, इंसाफ की अहमियत के हवाले से बताने के बारे में। तो हमने सोचा कि ये क्यों ना अपने प्रोग्राम में इस बारे में बात की जाए, क्योंकि इंसाफ एक इंतहाई अहम रुकन है एक ऐसे मुआशरे के लिए जहाँ पे आपको पीस चाहिए हो, जहाँ आपको जो है खुशहाली चाहिए हो, तो उसके लिए इंसाफ बहुत ज़रूरी है। अदल का निज़ाम जहाँ कायम होता है वहाँ वाकई खुशहाली होती है, क्योंकि अगर अदल नहीं होगा तो खुशहाली नहीं होगी। इंसाफ जहाँ नहीं होता है वहाँ जालिम होते हैं, वहाँ मज़लूम होते हैं उस माशरे में, और जहाँ जालिम होते हैं, जो माशरे जालिम होते हैं, वहाँ अल्लाह ताला उनके साथ तो बिल्कुल नहीं होते। अब वो खा मुसलमान हो या वो किसी भी उनके मज़हब से ताल्लुक़ हो, जालिम का खुदा उसके साथ नहीं है, और जो मज़लूम है मज़लूम के साथ अल्लाह ताला का साथ बिल्कुल मौजूद होता है। हम जितनी मर्ज़ी तरक्की कर लें, हम कुछ भी कर लें, हम अगर अपने मुल्क में, इस मुआशरे में अगर इंसाफ कायम ना कर सके, अदल व इंसाफ कायम ना कर सके, तो वो तरक्की किसी काम की नहीं है और हम उस तरक्की को तरक्की गिना ही नहीं जा सकता। तो हमें इंसाफ के हवाले से ज़रा थोड़ा सा आज जानने की ज़रूरत है कि किस तरह जो है वो इंसाफ मिल सकता है। इंडिविजुअली हमें जो है वो इंसाफ करना चाहिए लोगों के साथ, आपकी अपनी ज़ात में आप कहाँ कहाँ इंसाफ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ आप जुल्म कर रहे हैं। बल्कि एक छोटी सी चीज़ है कि हम सिर्फ़ अपने बच्चों को अगर हलाल रोज़ी, हलाल रिज़्क जो है अगर वो नहीं खिला रहे हैं ना, तो ये भी इंसाफ नहीं कर रहे हैं, ये भी जुल्म कर रहे हैं। तो ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं पे हमें अगर हमें रोशनी डालने का मौका मिले तो हमें अंदाज़ा हो कि हम वाकई हम इंसाफ नहीं करते हैं। तो हमें इंसाफ के हवाले से बात करनी है आज। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाऊँगा, मेरे साथ मेहमानों में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा सोशल वर्कर और माशाल्लाह बड़ी ख़िदमत हैं इनकी सोसाइटी के लिए, हैदर अली हैदर साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। जी हाँ, माशाल्लाह। हमारे दूसरे मेहमान जिनसे हम ओवरऑल मुल्की सतह पे इंसाफ का और अदल का क्या निज़ाम है इस हवाले से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे एडवोकेट जिनको आप अक्सर स्क्रीन पे देखते रहते हैं, लियाकत अली ख़ान साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं लियाकत? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। ज़बरदस्त। तो जनाब, इससे पहले कि आज के हमारे इस मौजू के साथ जो है वो इंसाफ रहे और बात करने के बीच में ब्रेक आ जाए, तो एक ब्रेक लेके वापस आते हैं, फिर इस टॉपिक पे बात करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से वेलकम कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और आज न्यूज़ कैफ़े में हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो मौजू है इंसाफ का आलमी दिन, इंसाफ सब तक। और हमारे साथ मौजूद हैं हैदर अली हैदर साहब और लियाकत अली ख़ान साहब। तो हैदर अली हैदर साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। मुझे ये बताइए कि अगर किसी माशरे में अदल व इंसाफ ना हो तो वहाँ क्या क्या बिगाड़ पैदा हो सकते हैं आपकी नज़र में? देखिए साहब, इंसाफ तो ऐसी चीज़ है कि हम ये समझते हैं कि जालिम को सज़ा देना भी उसके साथ इंसाफ के मुतरादिफ है। अब यहाँ से शुरू करते हैं बात। अगर इंसाफ के तकाज़े को असल में पूरा करना, इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होते, जिसके वजह से बिगाड़ पैदा होता है। यहाँ पर कानून की सूरत हाल ये है
कि ताकतवर मकड़ी की जाली की तरह है। मकड़ी की जाली की ताकतवर उससे तोड़ के निकल जाता है और कमज़ोर उसमें फंस जाता है। यहाँ बेशुमार हमारे साथ एक मुमताज़ कानूनदान भी बैठे हैं, बेशुमार ऐसे केसेस हैं जो कैदी जो है कत्ल का हो वो छूट जाता है और वो जनाब जो बेकसूर वो फंस जाता है। ऐसे बेशुमार मिसालें हैं। इंसाफ और मेरा ख्याल है कि का हमारे फुकदान है। सोसाइटी में जो करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है, इसकी वजह भी नाइंसाफ़ी ही है। नाइंसाफ़ी अगर फुकदान है इंसाफ अगर का। 5 साल हुकूमत करके और इतने सारे पैसा जो है ना इशू करवा के और बाद में जब जाने लगे तो उसे पकड़ लिया जाए कि आजा भी इधर आजा, आजा। अब जरा ये जो काम किया था पैसे कहाँ कहाँ लगाए, हर हिसाब शोबे दो, में वरना नाइंसाफ़ी, इधर जाओ। हर शोबे में नाइंसाफ़ी। आप अदलिया से लेकर आप दूसरे तमाम शोबों में देख लें। आप ये देखें ना कि जी इंसाफ अदल जो है कैदियों के लिए कितना ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ कि भाई अगर किसी ने कत्ल किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसका केस चलेगा तो उसको सज़ा मिलेगी ना। यहाँ पर बदकिस्मती से सूरत हाल ये है कि 302 के केसेस वो जजेस जो है वो अवॉइड करते हैं चलाने से। इस वक्त मैं आपको बताऊं 125 ख़वातीन कैदी जो है हमारे वुमेन जेल में मौजूद हैं। उनमें बेशतर ख़वातीन कत्ल के केस में हैं और उनमें बेशतर ख़वातीन जिन्होंने अपने शौहर को कत्ल किया या करवाया है। अभी ईद से 3 दिन कबल मैंने वहाँ विज़िट किया। वहाँ उन कैदियों को मैंने जोड़े वगैरह तकसीम किए, ईद के जोड़े वगैरह। तो वहाँ पे सूरत हाल ये है कि उनके केसेस बहुत मुश्किल से चलते हैं, डेट पे डेट मिलती है। मैं कहता हूँ कि अगर कातिल है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और नहीं है तो उसको बरी होना चाहिए। मैंने ऐसे कई पता नहीं क्या निज़ाम है। अभी ये ज़ैनब के कातिल को अभी तक सज़ा नहीं मिली है और जिसके लिए हम ये सोच रहे थे कि बस हंगामी बुनियादों पे फ़ौरन जो है ना फ़ैसला लिया जाएगा और एक इबरत का निशाना बनाया जाएगा और उसके बाद कितने वाक़यात हुए। खैर हम बस ज़िक्र ही कर सकते हैं, बात ही कर सकते हैं, बाकी तो काम जो है वो अदालतों ने करने हैं या एक निज़ाम होगा जिसके तहत चल रहे होंगे, जिससे मैं नावाकिफ़ हूँ अभी। लियाकत अली ख़ान साहब, सर आप ये बताइए कि हमारे यहाँ पे हर ख़ास व आम के लिए इंसाफ जो है वो यकसां क्यों नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ी डिटेल से आपकी बात भी सुन रहा था, हैदर साहब की भी। बिल्कुल आज के दिन आपने बड़ा इम्पोर्टेंट इशू रखा है। देखें, किसी भी रियासत में, किसी भी मुल्क में इंसाफ की फराहमी बहुत ज़रूरी है और ये रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो हर, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, हर उस रियासत का शहरी उसको इंसाफ फराहम करे, उसकी जान और माल की हिफाजत करे, उसकी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करे और उसके साथ अगर कहीं किसी जगह नाइंसाफ़ी हो रहा है, जुल्म हो रही है तो उसको इंसाफ फराहम किया जाए। देखिए, इंसाफ फराहम करने के लिए बहुत सारे जो है ना आपको इंस्टीट्यूशन बनाने पड़ते हैं। बिलफ़र्ज़ अगर हम इस पाकिस्तान के शहरी हैं, यहाँ पे रहते हैं, तो उसके लिए एक निज़ाम बनाया गया है। देखिए, लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए पुलिस बनाई गई है कि वहाँ पे थाने कायम किए गए हैं ताकि अगर कोई शख्स जुर्म करेगा या किसी के साथ कुछ ज़्यादती करेगा तो उसके लिए जो है ना वो शख्स कहाँ जाएगा इंसाफ लेने के लिए, किस चीज़ का दरवाज़ा खटखटाएगा। तो सबसे पहले अगर किसी जगह काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म होता है या कहीं पे कोई ज़्यादती होती है तो सबसे पहला काम यह है कि हम जैसे 15 पे कॉल करते हैं, हम सबसे पहले मुतलका थाने के पास जाते हैं कि भाई मेरे साथ इस शख्स ने नाइंसाफ़ी की, मेरे घर पे कब्ज़ा कर लिया, मेरा बंदा मार दिया, मेरे से पैसे छीन लिए, वट एवर जो भी जुर्म सरजद होता है। तो उसके लिए रियासत ने जो यहाँ पे पुलिस स्टेशन या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके इदारों को कायम किया हुआ है। एक मिसाल पुलिस की लेते हैं, अगर मेरे साथ कोई वाक़या होता है मैं सबसे पहले पुलिस के पास जाता हूँ, जहाँ पे पुलिस का काम है कि मेरी बात को सुने, क्योंकि वो हुकूमत के टैक्सों से जो है ना ये बैठे हुए यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो मेरी बात को सुने, मेरी कंप्लेंट को इंटरटेन करे। यहाँ तो ऐसा कोई निज़ाम आपको नज़र ही नहीं आ रहा। आपके साथ अगर कोई वाक़या होता है, आप 15 पे कॉल करते रहते हैं, आपको कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं है जो ना। अगर आपके साथ जो है ना कोई वाक़या हो जाए, आप एप्लीकेशन लिख के चले जाएं, वहाँ आप जाएं, आपका SHO मौजूद नहीं है और जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, इधर आके मैं बात करूंगा आपसे, यहाँ से शुरू करेंगे। और मगर आप ये भी तो देखें ना, जो लोग अदालतों तक पहुंच गए हैं इस सारे प्रोसेस से गुजर के, वो भी तो लाखों की तादाद में केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनका क्या होगा? एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, बात करते हैं मजीद इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। आज हम बात कर रहे हैं इंसाफ के आलमी दिन के हवाले से। इंसाफ सब तक, ये है हमारा मौजू। वक्फे से पहले लियाकत अली खान साहब से बात हो रही थी। लियाकत अली खान साहब, आप ये फरमा रहे थे कि जो लोगों का इंसाफ तक पहुंचने के लिए जो पहला जो एक स्टेप होता है वो होता है ये पुलिस, और जहाँ पे उन्होंने जाके अपनी शिकायत करनी होती है और फिर आगे से अदालतों तक फैसले पहुंचते हैं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ आपकी बात से कि ठीक है, वहाँ पे मामलात ऐसे होंगे कि वो आवाम को उस तरह एंटरटेन नहीं कर रहे हैं और उन्हें डायरेक्ट जो है ना वो सर्विस नहीं दी जा रही, जो वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही होगी। मगर क्या अदालतें अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रही हैं? क्या अदालतें ये जो इतने जो पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, जैसा कि अभी हैदर साहब ने भी कहा कि जो कत्ल के केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े होते हैं, तो ये ऐसे मामलात जब रहेंगे तो फिर हम, मेरा ख्याल है पहले हमें इस टॉपिक पे, इस जगह पे बात करनी चाहिए, फिर हम पुलिस के बारे में और दूसरे इदारों के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैं आपको शुरू से एक बता रहा था। देखिए, हम हर चीज़ अदलिया के कंधे पे डाल लेते हैं। हम कहते हैं जी अदलिया के अंदर इतने केसेस पढ़ने के, भाई उसका रीज़न तो पूछो मुझसे जो ना, उसका रीज़न क्या है मुझे बताएं। कि अगर पुलिस के अंदर मैं चला जाता हूँ, मेरे साथ कोई वाक़या होता है, मेरा काम अगर वहीं हो जाएगा, मेरी कंप्लेन के ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी, मुलज़िम पकड़े जाएंगे, तो यकीनन मुझे इंसाफ मिलने की राह हमवार हो जाएगी। ठीक है। मैं जब जाता हूँ, मेरी वो FIR ही नहीं काटते, मुझे चक्कर पे चक्कर लगवाते हैं, कहते हैं अभी SHO साहब नहीं है। SHO साहब आएगा तो बोलेगा पहले हेड मोहर्रर के पास जाओ, हेड मोहर्रर पढ़ेगा, हेड मोहर्रर पढ़ने के बाद बोलेगा जी आप फलाने के पास जाकर रिसीव करवाओ, उसके बाद आपको टाइम देंगे, अभी साहब हाई कोर्ट गया हुआ है, अभी साहब सिटी कोर्ट गया हुआ है। तो देखें, ये सारी डिले टैक्टिक्स हैं। भाई आप उसकी कंप्लेंट आई, आप फौरी तौर पे उसके ऊपर जो है कार्रवाई करें ताकि जो शख्स का मसला हो। जब वो नहीं करते तो उसके बाद फिर ये लोड किसके ऊपर आता है? ये जुडिशरी पे आता है। उसके लिए फिर वो वकील को हायर करते हैं, फिर 22A की पिटीशन फाइल की जाती है कि हमारी जनाब ये वाक़या हुआ है, इसकी FIR नहीं कट रही। अब लोड किसकी वजह से बढ़ रहा है? अदालतों के ऊपर जो ना, जब अदालतों के अंदर ये मिसलिनियस एप्लीकेशनें जाएंगी, वहाँ पे वो कोर्टें FIRें कटवाएंगी, आपकी बयान करवाएंगी जो है ना, वो हर मामले के अंदर अदालत ही अगर आके अपनी इन्वॉल्वमेंट करके लोगों को इंसाफ दिलाएगी, तो ये इदारे किस लिए बनाए गए हैं? ये पुलिस किस लिए बनाई गई है? दूसरी बात, आपकी FIR कट गई, इन्वेस्टिगेशन किसके पास जाती है? इसी पुलिस के पास जाती है। जो इनको पैसे दे दे, जो इनके साथ ताउन करे, ये उस तरफ हो जाएंगे। ये नहीं देखेंगे भाई मेरी जिम्मेदारी ये है कि लोगों की जान और माल की हिफाजत करना, लोगों को इंसाफ फराम करना, मुजरिम को कटेरे में लेके जाना और उस मजलूम को इंसाफ दिलाना। यहाँ तो इंसाफ भाई मिलता नहीं। अगर इंसाफ मिलता है तो पैसों से मिलता है। आपके जो मुलजिम हैं वो थानों में छूट जाते हैं। हाँ सही है। आप अगर पैसे नहीं देंगे तो मुलजिम का साथ दिया जाएगा, आपका केस खराब कर दिया जाएगा। आप जो है ना बजाय जो है मजलूम के जालिम नजर आएंगे। तो भाई ये चीज़ें सारी जो है ना आपको दुरुस्त करने वाली हैं। सबसे पहले अपने पुलिस का निज़ाम दुरुस्त करें जो ना, पुलिस का निज़ाम दुरुस्त होगा तो फिर अदालतों के अंदर कम केसेस जाएंगे। अब दूसरी बात आपने कहा जी पेंडेंसी पड़ी हुई है केसेस। पेंडेंसी क्यों पड़ी हुई है? एक केस चलान होता है, चलान होने के बाद जो है ना गवाह पेश करना किसकी जिम्मेदारी है? प्रोसिक्यूशन किसको कहती है? पुलिस को कहती है कि भाई ये केस आपने चलान किया, यहाँ पे अदालत के अंदर पेंडिंग है, आप गवाह लेके आएँ। सालों साल जो है ना केसेस पेंडिंग होते हैं। अदालत मुसलसल उसके वारंट भेज रही होती है, BW NBW सम्मन इशू करती है, शोकाज इशू करती है, तो उसके बाद कहाँ लेके आती है गवाह? पुलिस जो है ना, ये पुलिस का काम है, गवाह लेके आओ ना, कोर्ट में पेश करो। जब गवाह नहीं आएंगे तो अदम सबूत की बुनियाद के ऊपर वो केसेस पुलिस वो उन लोगों को सजा दें ना, उन्हें कोई इंसाफ नजर तो देखिए अदालत करती है, अदालत डिपार्टमेंटल एक्शन लेती है, अदालत लिखती है। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होती है? आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? क्यों नहीं होती? यही तो सवाल है ना। मतलब यही तो सवाल है। ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनके खिलाफ कंप्लेंट्स हैं, वो लोग नौकरियां कर रहे हैं। मजबूत है कोई अदलिया से बड़ा? देखिए अदलिया का काम है कि आर्डर्स करके डायरेक्शन देना, हुक्म देना, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट क्यों नहीं करती जो ना? अब ये देखें, ये जज साहब निकले हुए हैं ना, जो मैं कहता हूँ बेहतरीन काम कर रहे हैं इस वक्त मैं कहता हूँ हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, जितनी मैं कहता हूँ उन्होंने सोमोटो एक्शन लिए, जितनी उन्होंने जो है ना वो एक एक चीज़ को फोकस किया, लोगों को इंसाफ की फराहमी में उनकी इस जदोजहद से लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँच रहा है। लोगों के मामला जो है ना बड़ी तेज़ी से हल हो रहे हैं। एक एक चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि जो है ना वो नोटिस लेते हैं, एक एक चीज़ की रिपोर्ट्स का हल होती हैं। ऐसा होना चाहिए जो ना, ऐसा इसी तरह जो है ना हमारा अगर मुल्क की जुडिशरी एक्टिव होगी, लोगों को इंसाफ
मिलने में बड़ी आसानियां पैदा होंगी जो ना, इनको और भी दूसरे जो हमारे जज साहब हैं उनको भी एक्टिव होना चाहिए। अदालतों का कोई अपना निज़ाम ओवरऑल कोई तब्दीली वगैरह उस पर देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखिए हुकूमत कभी नहीं चाहती कि जो है ना हमारे जो अदालती निज़ाम हो मजबूत हो। देखिए अदालत हुकूमत का ये चाहिए कि देखें जजेस की तादाद बढ़ाएं, प्रोसिक्यूशन के महकमे को मजबूत करें, अदालती स्टाफ को बढ़ाएं, अदालतों की तादाद को बढ़ाएं, आप जजेस की तादाद को बढ़ाएं। ये सारी जिम्मेदारियाँ किसकी हैं? रियासत की जिम्मेदारी हैं। जितने वसाइल हैं उस वसाइल के अंदर जितनी मैं कहता हूँ बेहतर इस वक्त जो है जुडिशरी पूरे मुल्क के अंदर काम करे, कोई इदारा काम नहीं कर रहा। बिल्कुल सही। सर हैदर अली हैदर साहब, आप ख़ास तौर पर जो है वो जेलों के अंदर जो रहने वाले कैदी हैं जो अपनी ज़िंदगियां वहाँ गुजार रहे हैं, आप उनके जाके उनके पास जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। मैं आपके बारे में इतना जानता हूँ बस। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ये जो जितने भी कैदी वगैरह हैं उन्हें सज़ाएँ वगैरह हुई हैं, तो उसमें अक्सर ऐसे अदालत कहाँ से अदलिया की तरफ से जो इश्यूज़ क्रिएट हुए हुए हैं या सॉल्व हो सकते हैं, ज़रा उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो ये कैदियों के जो मसाइल हैं वो ये हैं कि जनाब, एक कैदी है, उसने कोई माइनर सा कोई जुर्म किया है, उसकी सज़ा जो है 1 महीना अगर जज साहब लगाते हैं, लेकिन अगर 3 महीना केस ही नहीं चलेगा तो ना उसको सज़ा मिलेगी 1 महीने की, वो तो 1 महीने में बाहर आ जाता है सज़ा मिलती तो 3 महीना रहना पड़ रहा है, 3 महीना रहना पड़ रहा है उसको। असल में एक चीज़ और जो डेली हम फेस करते हैं, देखें जजेस चाहते हैं कि ये केसेस जो है जल्दी निपटाए जाएं, मगर वकला और फरीकैन इनका ताउन नहीं मिलता अदालत को। माज़रत के साथ वकला, कभी कोई एक वकील नहीं है, कभी दूसरे का वकील नहीं है, कभी गवाह नहीं है, कभी पुलिस नहीं है। सूरत हाल ये है, जजेस चाहते हुए भी जल्दी फ़ैसला नहीं कर पाते। नतीजा ये हो गया है। अभी रिसेंटली मैं भी जेल गया था तो बाज़ कैदी, मतलब मुतअद्दिद कैदी जनाब दरख्वास्त लेके जज के साहब के पास आए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलिर के साथ अभी मैं गया था अभी लांडी जेल, तो वो जजेस के सामने वो जो है कैदी कह रहे हैं कि हम जुर्म कबूल करते हैं, इकरार जुर्म कर रहे हैं ताकि जल्दी से उसको, अगर इकरार कर लेता है तो 1 महीने की सज़ा है, 3 महीने से पहले है तो वो फ़ौरन निकल जाएगा, चूँकि अंडरगोन हो जाएगा ना। उसको अगर सज़ा मिलती तो 1 महीने की मिलती, 3 महीने हो गए, नहीं छूटा वो तो दरख्वास्त दे रहा है कि साहब मैं इकरार जुर्म कर अपने जुर्म को कबूल करता हूँ, और जुर्म को कबूल किया उन्होंने, उसी वक्त उसको ऑर्डर कर दिया, दरख्वास्त ली, दूसरे दिन बंदा बाहर आ गया। इकरार जुर्म करना, जुर्म नहीं किया उसने, लेकिन उसकी मजबूरी है। वो इस तरह सज़ा कम से कम मुझे सज़ा तो कम मिलेगी, वरना हाँ, मुफ्त में वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि 3 महीने पहले हो गए उसके। ये सब प्रैक्टिकली जो फेस करते हैं। बिल्कुल सही। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करेंगे ख़ास तौर पे वकला के हवाले से कि इनकी वजह से, अब जैसा कि हैदर अली साहब ने कहा कि वो केसेस जो हैं वो पेंडिंग होते हैं, ये भी एक एलिमेंट होता है, ये क्यों होता है, इस पर बात करेंगे। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। इंसाफ के हवाले से बात कर रहे हैं हम। आज इंसाफ का आलमी दिन है, इंसाफ सब तक, ये है हमारा मौजू। अच्छा लियाकत साहब, वकला की तरफ से भी देखें कुछ छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जिनको बेहतर करके सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है, तो आप वो क्या समझते हैं कि वकला को क्या करना चाहिए कि जिससे आवाम तक इंसाफ पहुंचने में, फराहम करने में थोड़ी सी आसानी पैदा हो सके। सबको पता होता है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, जो मैं एक दो चीज़ें हैं मुझे वो करनी है तो कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो इसी तरह तरह आपके महकमे की तरफ से मुझे सबसे पहले तो बड़ा अफसोस हुआ कि हैदर साहब ने हम वकला के ऊपर एलिगेशन लगाया है कि जी वकला और जजेस के खिलाफ की तरफ से जो है ना वो केसेस डिले होते हैं। तो मैं इनकी इतला के लिए अर्ज़ कर दूं कि वकला की तरफ से कभी भी केसेस डिले नहीं होते। वकील जो है वो बड़ी मेहनत करता है और वकील अपने क्लाइंट को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करता है। ना जजेस की तरफ से ऐसी कोई ताख़ीर होती है, ना वकला की तरफ से ऐसी कोई ताख़ीर होती है। ये अपने जो ना रिकॉर्ड के अंदर ये दुरुस्तगी कर लेना। ताख़ीर क्यों होती है? दूसरी बात जो ना, अब ताख़ीर क्यों होती है, देखें अगर एक केस चल रहा है उसके अंदर 2 वकील हैं, सही है, तो एक केस के अंदर एक वकील मौजूद है और दूसरा नहीं है, तो वो किसी न किसी कोर्ट में बिजी होगा।
ठीक है, उसके लिए भी हम अपने जूनियर्स को भेज के इंटीमेशन दे देते हैं कि आप इसका आधा घंटा टाइम आगे एक्सटेंड कर दें। हमें पता है कि ये शख्स हथकड़ी में बैठा हुआ है, तो हमने सबसे पहले इसका केस चलाना है, ताकि उसके घर वाले बड़ी उम्मीदें लगाते हैं और ये पार्टियों को भी पता होता है। दूसरी बात यह है कि जजेस कभी ताख़ीर नहीं करते। जजेस माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं। हमने खुद देखा जो ना, इवन बाद औक़ात वो अपने ओवर टाइम भी कर रहे होते हैं, जो ना घरों के अंदर भी फाइलें लेके जा रहे होते हैं, लेकिन उनको भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन जब आप जजेस की तादाद नहीं बढ़ाएंगे, केसेस की तादाद ज़्यादा हो गई, एक जज साहब को पता कि डेली का 150 केस चलेगा, तो कैसे वो करेगा? हाँ, सही है। किस तरह जो है ना उसके अंदर उसने चार्ज फ्रेम भी करने हैं, कापी सप्लाई भी करनी है, आपकी बेल एप्लीकेशन भी सुननी है, आपकी एविडेंस भी चलानी है, आपका केस का जजमेंट भी देना है। ये तो इतनी सारी चीज़ें एक बैठा हुआ है शख्स कर रहा है, तो उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है जो ना। तो ऐसी हालत के अंदर जो है ना हमें जजेस की तादाद को बढ़ाना चाहिए, ताकि केसेस जो है ना वो बढ़ जाएंगे। अगर एक जज साहब के पास 10 केस होंगे तो वो उन 10 का जल्द से जल्द फैसला कर सकता है। फिर दूसरी बात जो है ना, इन्होंने जेलों की बात की, जेलों से कैदियों को नहीं लाया जाता, उसकी वजह से ताख़ीर होती है। जेल हुकाम कहते हैं हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है, हमारे पास नफरी नहीं है, जो ना वो अपना रोना रोते हैं। देखिए ये सारे सिस्टम का हिस्सा है। ये तमाम तर जिम्मेदारी जो है ना हमारी रियासत की बनती है कि वो जो है ना हमारा जो अदलिया का जो सतून है उसको सबसे ज़्यादा जो है ना मजबूत करे। उनको जहाँ जहाँ जो है ना उनको ज़रूरियात हैं, उनको अगर बिल्डिंग की ज़रूरत है, अगर उनको स्टाफ की ज़रूरत है, अगर उनको गाड़ी की ज़रूरत है, अगर उनको बैरक की ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो जो है ना हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि उसको करे। देखिए हमारे पास जो है ना कानून और इंसाफ की बाकायदा एक मिनिस्ट्री है, उसकी जिम्मेदारियां बनती हैं कि उसको जो है ऐसे तरीके से निभाए जो ना। अगर ये तमाम चीज़ें लवाजमात हमारे पास पूरे होंगे तो तब जाके हम लोगों को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। साथ साथ जो हमारे इदारे हैं, हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ख़ास तौर पर पुलिस, उसको भी पाबंद किया जाए कि जो है ना वो लोगों के मसाइल को। बिल्कुल सही हो गया। लक साहब ये तो हो गया। सर आप कुछ जाते थे, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये चाह रहा था कि बहुत सारे दर्जनों कैदी रोज़ाना ऐसे होते हैं सिटी कोर्ट और दूसरे कोर्टों में कि जी उनको जेल से तो लाया जाता है, अदालत में पेश नहीं किया जाता, लॉकअप से ही वापस आ जाते हैं। दर्जनों ऐसे रोज़ाना के बुनियाद पे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे केसेस हैं जो कि बहुत गलत है। ये इंसाफ की राह में रुकावट नहीं है। जो लॉकअप वाला उसको पेश ही नहीं कर रहा अदालत में, और वो जब वापस आता है उसको ये भी नहीं पता होता उसकी अगली डेट कौन सी है। जनाब बहुत बुरा हाल है। ठीक है, सिस्टम के बेहतर होने की ज़रूरत है। अच्छा एक चीज़ मुझे वैसे लक्ष्य बताइएगा, ये जो आजकल हम देखते हैं टीवी पे और ये प्रिंट मीडिया पे जो वकील हजरात जो हैं, वकला जो हैं हमारे भाई, ये वो मार कुटाई में आजकल बड़े ज़रा एक्शन बड़ा नज़र आ रहा है। ये क्या वजह है? ये सियासत में इनका आना ये अच्छी बात है या नहीं अच्छी बात, ये बताइए ज़रा। देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ कि जब हम लोगों को इंसाफ फराहम करने वाले लोग जो लोगों को इंसाफ फराहमी के लड़ते हैं, उनको जो है ना इंसाफ दिलवाते हैं, अगर हमारे साथ नाइंसाफियाँ होंगी। देखें अगर वकला तो आप मतलब मैं बता रहा हूँ कागज़ के ज़रिए, देखिए जब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक निहत्ता वकील जो है ना किसी मजलूम के साथ उसका केस लड़ रहा है, उसको चला रहा है। देखिए जब वकला को बिला वजह जो है ना अगवा किया जाएगा, उनकी FIR दर्ज नहीं की जाएंगी या उनको जो है ना टारगेट किलिंग करके मार दिया जाएगा, हुकूमत उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी, तो क्या हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? तो क्या करेंगे? बिल्कुल सही। पुरअमन एहतजाज तो हमारा हक बनता है ना। पुरअमन सबका हक है, पुरअमन करना चाहिए। थैंक यू सो मच जनाब लियाकत अली खान, थैंक यू सो मच हैदर साहब। हमारी दुआ है कि जितनी आने वाली हुकूमत जो है वो इस सेक्टर पे काम करे और इंसाफ के हवाले से तहरीक इंसाफ जो है एक पूरी तहरीक है इंसाफ के लिए, उनका भी पता चलेगा कि वो कैसा काम करते हैं। अगर उन्हें आइंदा हुकूमत में कुछ जगह मिलती है तो एक वक्फे के बाद मिलते हैं आप दोस्तों से दोबारा एक अलग मौजू के साथ। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं जहां हम एक और मौजू पे बात करेंगे। वो मौजू है हर्बल ट्रीटमेंट। हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से आज हम अपने मेहमानों से जानेंगे कुछ अहम अमराज के हवाले से कि जिन पे काबू पाया जा सकता है और किस तरह काबू पाया जा सकता है। मैं सबसे पहले जिस मर्ज़ पे आज बात करना चाहूँगा, इसका नाम मर्ज़ वाला नहीं है, नाम तो इसका बहुत मीठा है, और शुगर की बात कर रहा हूँ मैं, डायबिटीज़।
तो नाम इसका बहुत अच्छा है, मगर ये मर्ज़ जो है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये इससे बहुत ज़्यादा आगे और मसाइल पैदा हो सकते हैं, और तकरीबन हर तीसरा चौथा शख्स जो है वो पाकिस्तान में इस मर्ज़ में मुब्तला है। तो आखिर इसकी वजूहात क्या हैं और क्यों ये मर्ज़ जो है ये लाहक हो जाता है, इस बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहली बात ये कि हर्बल ट्रीटमेंट में हम ये जानते हैं अपने मेहमानों से कि हर्बल ट्रीटमेंट में क्या इसका इलाज मौजूद है, और इसी के साथ साथ आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के हवाले से कि ब्लड प्रेशर भी एक ऐसा मर्ज़ है जो कि जिसका मुकम्मल इलाज हमें नहीं मिलता है। अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि एक दफ़ा अगर किसी को ब्लड प्रेशर का मसला होता है तो वो फिर चलता ही रहता है, सिर्फ उसको कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो क्या हर्बल ट्रीटमेंट में कोई सॉल्यूशंस मौजूद हैं इसके? तो इसी हवाले से बात होगी। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊँगा, हमारे साथ मौजूद मुल्क के माशाल्लाह एक फेमस हर्बलिस्ट हैं यूसुफ लोधी साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लोधी साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, दुआ है। क्या बात है। मुझे याद आ गया अवार्ड शो में ना अक्सर ग्लासेस लगा के आते हैं सारे सुपरस्टार्स माशाल्लाह। मेरी मजबूरी। अच्छा, मजबूरी है आपकी, आंख का मसला। जी। आज हमारे दूसरे मेहमान ये भी हर्बलिस्ट हैं, लाहौर में बेसिकली होते हैं, ये कामरान खान साहब। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे तीसरे मेहमान हमेशा की तरह नौजवान हर्बलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आदिल लोधी साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जब भी नौजवान कहता हूँ आपकी हंसी निकल जाती, क्यों? अच्छा जी, यूसुफ लोधी साहब, सर सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या वाकई शुगर का इलाज मुमकिन है? हर्बल ट्रीटमेंट कोई इसका हल देता है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह शुगर का इलाज है। बाज़ हुक्मा ये कहते हैं कि भाई इसका इलाज नहीं है, ये लग जाए मुश्किल से छूटती। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को शुगर डायग्नोज हो जाए तो बेहतर ये है कि वो उसका ट्रीटमेंट शुरू करे। उसे चाहिए कि वॉक ज़्यादा शुरू कर दे। अच्छा, वॉक करे, नींद पूरी करे और टेंशन से फ्री हो। अच्छा, ये टेंशन से ज़्यादा आजकल शुगरें हो रही हैं, कसरत से। इनको जिसे देखो टेंशन हो ये गई, स्ट्रेस, किसी को डिप्रेशन। बहुत ही डिप्रेशन हो गया इसकी वजह से। इसकी वजह और से इसका इलाज मौजूद है और मेरे हज़ारों पेशेंट ठीक हो चुके हैं। मिठाई खाते हैं, कोई मेडिसिन नहीं खाते। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और मुख्तरम ये भी बताइए, क्या ज़्यादा मीठा खाने से होता है ये? ज़्यादा मीठे से नहीं होता है, लेकिन ये कि अगर आप एक्सरसाइज कुछ ना करें, सिर्फ खाने पे ज़्यादा जोर दें, तो बसियारखोरी जिसे कहते हैं, तो उसका फिर रिज़ल्ट यही निकलता है। बिल्कुल सही। अच्छा कामरान साहब, इसकी ये क्यों मतलब शुगर का मर्ज़ होता क्यों है? इसमें आखिर ऐसा क्या होता है कि अचानक सेहतमंद ज़िंदगी गुजर रही है, पता चलता है जनाब कि बंदे ने शुगर हो गई है? वैसे तो कुछ हुआ भी नहीं था, ये अचानक कैसे होगा सारा कुछ? तो ज़रा इस बारे में बताइएगा। देखिए, आजकल तो हमें क्लिनिक पे देखने में आया है कि 30 साल की उम्र वाले जो हजरात हैं, जी 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 जी, उमूमन पहले इस तरह से कंडीशंस नहीं होती थी। 40-50 साल की एज में जाकर शुगर नोटिस में आती थी, लेकिन अब हमारे क्लिनिक पर 30-35 साल की कसरत से लोग जो हैं वो इस बीमारी में मुब्तला हाँ, हैं। इससे कम उम्र के मैंने भी लोग देखे हैं, इससे भी कम उम्र के। बिल्कुल, 25 साल में भी डायबिटीज़ हो रही है लोगों को। उसकी बेसिक रीज़न जो नोटिस में आती है वो यही है कि जैसे लोधी साहब ने बताया, बसियारखोरी है और एसिडेंटरी लाइफ स्टाइल है। हमारी जो एक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा कम है, खुराक ज़्यादा है, और फूड इनटेक के बाद हमारी एक्सरसाइज नहीं है, फिज़िकली बिल्कुल इनएक्टिव हैं। हर काम बाइक पे या गाड़ी में घर बैठे बैठे हो रहे हैं, एसी में, ऑफिस में बैठे हैं, वॉक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। दूसरी वजह जैसे बताइए कि टेंशन और स्ट्रेस। लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक शुगर का जो अब मसला है वो बजाय ये कि मीठा खाने से, उससे ज़्यादा जो शुगर हो रही है वो टेंशन और स्ट्रेस की वजह से लोगों को इस बीमारी में वो मुब्तला हो रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो बेसिकली इससे क्या मुतासिर क्या होता है हमारे जिस्म का? मतलब देखिए, पैंक्रियास है हमारे जिगर के साथ, लबलबा जिसे कहते हैं। पैंक्रियास में एक ख़ास हार्मोन है जो बीटा सेल उसको रिलीज़ करता है, जो ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है। जब भी हम कोई फूड इंटेक करते हैं तो पैंक्रियास जो है वो बीटा सेल को रिलीज़ करता है, ताकि वो बीटा सेल हार्मोन को रिलीज़ करता है, इंसुलिन को, जो फूड में मौजूद शुगर को कंट्रोल करती है, उसको नॉर्मलाइज करती है। जब वहाँ से वो सिग्नलिंग प्रॉब्लम नहीं होती, बेसिकली हाइपोथैलेमस का सारा सिलसिला ब्रेन से है। ब्रेन जब प्रॉपरली सिग्नलिंग नहीं कर रहा होता या फूड को उस तरह से न्यूट्रलाइज नहीं हो रही होती जब खून में शुगर,
तो फिर खून में जो है वो ग्लूकोज का या शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये शुगर। इसका मतलब है स्ट्रेस और डिप्रेशन बहुत एक अहम रीज़न है इसकी, है ना? ठीक है। अच्छा, तो अपना आदिल साहब आप बताइए कि किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है इस मर्ज़ को? क्या बाकी इसे सिर्फ सारी ज़िंदगी कंट्रोल ही करना होता है, या इसका इलाज हो जाता है बिल्कुल ऐसा हो जाता है कभी उसे शुगर थी ही नहीं? देखें, इसमें दोनों सूरतें मुमकिन हैं कि बिल्कुल या तो क्योर हो जाता है या फिर इतना हो जाता है कि एटलीस्ट वो कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है। जिसकी बहुत ज़्यादा अपसेट चल रही होती शुगर, वो भी कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन मेन चीज़ ये देखनी होती है कि आया शुगर कॉजेज़ किस वजह से हो रही हैं, आपको ये कंट्रोल। एक तो ये होता है कि फैमिली इनहेरेंट प्रॉब्लम होती है कि वालिदैन से चलती हुई आ रही है, दादा नाना को किसी को थी तो वहाँ से शुगर चलती हुई आ रही है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी होती है, आने वाली जो यंग जनरेशन होती है उसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इम्कानात के ये हो सकती है। उनको चाहिए ख़ास तौर पे वो प्रिवेंशन की तरफ रहें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, एक्सरसाइज करें, एटलीस्ट 30 मिनट्स की डेली एक्सरसाइज करें शुरू से, यंग एज से, तो उनकी चांसेस कम हो जाएंगे कि वो शुगर ना हो उनको। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये, जिनको हेपेटाइटिस वगैरह, लीवर की कोई डिसफंक्शन हो जाते हैं, इनको भी चांसेस होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि इनको शुगर हो जाएगी किसी ना किसी एज में जाके। हालांकि ना तो उनको कोई डाइट का प्रॉब्लम होता है, ना उनके फैमिली में किसी को होता है, लेकिन चूँकि हेपेटाइटिस हो चुका होता है या कोई लीवर का ऐसा डिसफंक्शन हो चुका होता है, उसकी वजह से चांसेस होते हैं उनको शुगर होने के। तो उन लोगों को मैं कहता हूँ आप लोग मरीज़ नहीं बनेंगे, बशर्ते ये कि आप प्रिवेंशन इख्तियार कर लें। वो प्रिवेंशन क्या है कि डेली बेसिस पे कोई 30 मिनट्स की एटलीस्ट एक्सरसाइज करें, वॉक एटलीस्ट 1 किलोमीटर आपकी होनी चाहिए रनिंग डेली। सही। ठीक है ना। और इसके अलावा डाइट में कोशिश करें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ना लें, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, इस तरह की चीज़ें, ये बिल्कुल एनर्जी लेवल में कोई इनका अच्छा रिस्पांस नहीं होता, बल्कि इसके बरक्स ये बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने की वजह से, शुगर की ज़्यादा मिकदार लेने की वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको इसकी वजह से भी इंसुलिन लेवल आपका डाउन हो जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, मेरा ख्याल है कि लाइन ड्रॉप होगी। आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0213512345 इस पर रब्ता कीजिए। और आज आप हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमारे मेहमानों से आप बात कर सकते हैं। अच्छा, कामरान साहब कहते हैं कि किसी भी मर्ज़ के बारे में जब पता चलता है हमें, तो कुछ डायग्नोज होता है जब, तो अमूमी तौर पे वो मर्ज़ 80% तक अपना काम कर चुका होता है। उसके बाद जो है वो पता चलता है उस स्टेज पे, और फिर सिर्फ वो जो 20% जो बाकी होता है ना, उसको किसी तरह बरकरार रखने के लिए सारी एफर्ट की जा रही होती है कि अब ये और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, अब जो है ना वो काम ना ख़राब हो जाए। तो कि ऐसा मुमकिन है कि वक्त से पहले और बड़ी कोई अर्ली स्टेज पे शुगर को डायग्नोज किया जा सके, और उसके लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे इंसान जो है वो इस जगह पे पहुंच सकता है कि उसे पता चल जाए? लेकिन शुगर का मर्ज़ ऐसा है कि अगर पेशेंट जो है वो खुद से अपने आप को थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस करता रहे तो अच्छा, माफ़ी चाहता हूँ मैं, यहीं से शुरू करेंगे। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, मगर उससे पहले मैं कॉलर शामिल कर लूँ, एक इनका सवाल भी ऐड कर लेते हैं, फिर आके आपसे जो है ना यहीं से इसी सवाल से आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम सर, कैसे आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम शबीर है, रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगे मेरे दोस्त? वेलकम सर। सर मैं 3-4 साल से मुझे शुगर है, और मेरी शुगर जो मैंने अचानक चेक कराई थी 445 थी। अच्छा। तो उसके बाद सर मैंने एक्सरसाइज वगैरह और कुछ मेडिसिन वगैरह यूज की है। तो आज मैंने छोड़ी हुई है, मेडिसिन वगैरह छोड़ी है, वॉक वगैरह कर रहा हूँ और पैदल चल रहा हूँ, गेम शेम भी खेल रहा हूँ। लेकिन अभी मैंने 1 हफ्ता पहले चेक की थी विदाउट एनी मेडिसिन से, तो 150 पे आ गया मैं। ठीक है। तो अभी मैं इसके लिए क्या और कोई मजीद मेडिसिन कोई और यूज करूँ कि क्या करना है? खाली वाक पे ही काम चलाऊँ? बिल्कुल सही। कुछ सवाल करना है आपको, इनसे पूछना है क्या? ठीक है। हम अभी एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं शकील साहब, तो जैसे ही ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हम बात करते हैं जो आपने सवाल किया, और उसके अलावा जो है कि वक्त से पहले इस मर्ज़ को कैसे पकड़ा जा सकता है और काबू किया जा सकता है, इस बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जिन अमराज के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं हम वो है शुगर और ब्लड प्रेशर। तो इस हवाले से बात करेंगे। वक्फे से पहले हमारे साथ कॉलर मौजूद थे शकील साहब, मगर एक कॉलर हमारे साथ और भी होल्ड पे हैं, इन्हें भी शामिल कर लेते हैं, इनका भी सवाल ले लेते हैं, फिर हम जो है ना अपने मेहमानों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो जी, अब्बास बोल रहा हूँ चिचावन। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी, अब्बास बोल रहा हूँ चिचावदनी से। चीचा वतनी से। अब्बास साहब, अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए ताकि हमारी बेहतर अंदाज में बात हो सके। जी जी जनाब, अब बताइए अब्बास साहब। ये मैंने शुगर के हवाले से बात करनी है कि शुगर मतलब मेरी उम्र तकरीबन 60 साल, ठीक है तो शुगर रहती है 125 से 150 के दरमियान। ठीक है। तो मैंने ये मैदे में मतलब ना गैस बड़ी बनती है, उसके बाद में बात करनी है। ठीक है, वो कुछ पूछना चाहते हैं आप इनसे? ये खाने से पहले इनकी शुगर है जो बता रहे हैं, ये खाने के बाद इन्होंने नोटिस किया है। जनाब अब्बास साहब, ये शुगर आपको खाने से पहले है? ये जो आपने आदाद-ओ-शुमार बताया है, ये खाने के बाद के हैं? ये खाने से पहले मतलब ये बताया ना, ये फास्टिंग में। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी बात करते हैं इस हवाले से। बहुत ठीक शुक्रिया। है। अच्छा जी, पहले तो हम बात करेंगे शकील साहब के हवाले से। देखिए, शकील साहब ने ये जो काम किया बहुत अच्छा किया कि इन्होंने कोई दवाई नहीं खाई और वॉक को कर वॉक बढ़ा दी, एक्सरसाइज ज़्यादा करी, जिसकी वजह से वो कंट्रोल का ये बहुत 445 से 150 हो गई। हाँ, ये बहुत ही अच्छा ये तरीका है। फर्स्ट टाइम अगर कोई हमारे पास मरीज़ आता है, उसकी ख्वाह कितनी भी शुगर हो, जिनकी भी थी ना 450 या जो भी थी, इसी तरह से अगर दूसरा मरीज़ भी कोई आता है और इसकी शुगर ज़्यादा होती है, हमने कहा कि इससे पहले कोई मेडिसिन खाई, वो कहता है हमने नहीं खाई, तो हम कहते हैं बेहतर है कि आप घर जाएँ और सिर्फ वॉक की तरफ ध्यान दें। चावल ना खाएं, वॉक को बढ़ाएं और डाइट से कंट्रोल करें, आपकी शुगर नीचे आ जाएगी। और आपको मैं उनकी फीसें वगैरह वापस कर देता हूँ, मैं कह जाओ। और वाकई ऐसा होता है कि वो वॉक कर देते हैं। अगर 4 से 5 किलोमीटर वो डेली वॉक करें तो कुदरती तौर से शुगर उसकी नीचे आ जाएगी, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती दवाई खाने की। लेकिन जो लोग वॉक नहीं कर सकते, कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं मिलता, तो फिर मजबूरी है, फिर तो दवाई लेनी होगी। तो देखें, इसके लिए अच्छा, कुछ लोग, एक माफ़ी चाहता हूँ मैं, यहाँ एक चीज़ और भी बताइएगा। कुछ लोग जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, जिनके शुगर के साथ साथ जो है ना एक मोटापा जो है ये भी इसी के साथ ही होता है। जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं वो हेल्दी हो जाते हैं, अब वो चलने फिरने से वैसे ही कासिर हो जाते हैं, तो वो क्या बेचारे वॉक करें? ये भी तो एक इशूज़ हैं। देखिए, मोटापे की वजह क्या है? डायबिटीज़, शुगर। डायबिटीज़ से नहीं होता मोटापा, ये उनकी खुराक से। अच्छा, खुराक से है। हाँ, उनका जो कब्ज़ रहना, गैस हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर होना, मीठा ज़्यादा खाना, तो इस वजह से उनको शुगर और मोटापा आना शुरू हो जाता है। वो एक कब्ज़ एक 100 बीमारियों की एक जड़ है। अगर कब्ज़ ख़त्म कर ली जाए तो उसको मोटापा आएगा नहीं, ना गैस होगा, ना हाई ब्लड प्रेशर होगा, ना मतलब शुगर की तरफ जाएगा। दूसरी चीज़ है कि तो एक्सरसाइज। इसे डाइट से, ये जो आप बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन, इसको क्या डाइट से कंट्रोल किया जा सकता है? इसको ये शुगर को है डाइट से कंट्रोल किया जाए। जैसे कि मीठी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दे, फ्रूट खा सकता है मीठा, लेकिन आम नहीं। अच्छा, बाकी दूसरी चीज़ें जो फ्रूट वो खा सकता है मीठे में अगर दिल चाहे तो। और वॉक करे और चावल ना खाए, और ख़ुराक जो है जो भी खा रहा है उसको कम कर दे। आप देखिए कि शुगर कंट्रोल हो जाती है इससे। बिल्कुल सही। अच्छा जी, शकील साहब ने कहा था कि वो 150 पे हैं अभी उनकी शुगर, और उन्हें अभी दवा इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत है? देखिए, 150 पर आ गई है तो ये बहुत अच्छी रेटिंग है। अगर ये रैंडम है, दवा से अगर वो कंट्रोल, अभी दवा साथ चल रही है उनकी, तो फिर जब तक इसको मज़ीद नीचे ना आ जाए तब तक इसको लेते रहें, क्योंकि रैंडम में जो है ये लेस देन 120 से नीचे आ जाए तो वो बेहतर होती है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि नाश्ते से पहले। नहीं, वो नाश्ते से पहले वाले दूसरे हैं, अब्बास साहब। अच्छा, अब्बास। हाँ जी। अच्छा, तो ठीक है। और अब्बास साहब के बारे में क्या कहेंगे आप, जिन्होंने चीचा वतनी से कॉल किया? इन्होंने कहा 60 साल इनकी उम्र है और 125 से 50 के बीच में है। फास्टिंग इनकी 125 से 150 के और स्टमक की उन्होंने कुछ वो अपना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का कुछ जिक्र किया, गैसेस का वो बता रहे थे कि शायद इस तरह से। तो डाइजेशन का प्रॉब्लम उनको है, तो ये प्रॉब्लम शुगर की भी रहेगी, क्योंकि जैसे अभी लोधी साहब ने बताया कि अगर हाजमा ठीक नहीं है, खुराक सही तरह से हज़म नहीं हो रही है, तो वो फिर प्रॉब्लम करती है शुगर के पेशेंट को।
तो हाजमा ठीक करें, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें अपने मैदे की स्टमक के लिए, ठीक है। जी बिल्कुल। और फास्टिंग इनकी लेस देन जब तक 100 नहीं आती, हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि दवा इस्तेमाल करते रहें ताकि आपकी शुगर एक बार बिल्कुल नीचे आ जाए, तो फिर आप जाकर ग्रेजुअली रिड्यूस करें अपनी मेडिसिन को, ताकि फिर आपकी शुगर दोबारा ना बढ़े। बिल्कुल सही। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम भाई अब्बास, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है बेटा। बड़े दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनी है हमने। हाँ बेटा, मैं जरा सा वीकनेस आ गई थी, बीमार सा था। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ पहले तो कि आपके मेहमान गिरामी और आपके पूरे पैनल के जो आपके साथ है सबको सलाम वालेकुम। वालेकुम। उसके बाद ये है बेटा कि मेरे वालिद बुजुर्गवार को भी शुगर था, मुझे भी शुगर है, प्रेशर है, मुझे 5 स्टेंट लगे हुए हैं हार्ट में, वेन्स में, और मेरी बेटी है जिसकी उम्र 40 साल है माशाल्लाह। लेकिन वो जचकी के दौरान ही जब उसकी दूसरी बेटी हुई उसके बाद उसको शुगर बहुत हो गया, बहुत दवाइयाँ करती है, ये करती है, लेकिन उसका शुगर यानी केयर भी करती है खाने पीने में, लेकिन उसको शुगर हो जाता है। और अब आपको मालूम है कि आम का ज़माना है, तो सच्ची बात ये है कि आम में छोड़ता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो छुटते भी नहीं है। मैं 2 आम खा ही लेता हूँ, 2-3 आम खा लेता हूँ। कभी तुम्हारी गुड़िया को कहता हूँ, आंटी को, कि भाई मुझे जूस बना के दे। बस अंकल वो किलो वाले आम ना खाया करें ना, वो पाव वाले खा लिया करें। नहीं वो मुझे तो चौसे बड़े साइज के चाहिए, छोटे और वो रेशेदार चौसे भी नहीं चाहिए, पंजाब के चौसे चाहिए। क्या बात। अच्छा, अब ये तो हो गया मेरी ये एक है नादानी समझ ले, बेवकूफ़ी समझ ले, लेकिन मेरी तो अब जिंदगी 74 के करीब पहुंच गया ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी प्यारी बेटी 40 साल की उम्र में इस कदर इसका ये हाल है कि वो थकावट और इस कदर बेचारी परेशान हो जाती है कि आधी से ज़्यादा शुगर तो उसकी किचन में मुझे लाहक हो जाती है और मेरी बेगम को हो जाती है। तो आप ये मौजूद मेहमान ग्रामी बैठे हुए हैं, इनसे इस्तदा करता हूँ कि कोई ऐसा हल बताए कि मेरी बेटी सेहतयाब हो जाए। बिल्कुल और सही। आप सबको बहुत बहुत सलाम और शुक्रिया, आपका वक्त कीमती है, हम हमारी बात करने की बजाय आपकी बात। बहुत बहुत शुक्रिया असगर अंकल, मगर आप 1 मिनट ठहरिए, मैं पूछूं, आप कुछ पूछना चाहते हैं अपना आदिल साहब? कराची से हैं। जी हाँ, कराची से हैं। बस ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए असगर अंकल, अभी हम बात करते हैं अपने मेहमानों से इस हवाले से। जनाब, इनकी जैसे डॉटर है इनकी 40 इयर्स की, उन्होंने बताया उनको शुगर हुई थी प्रेगनेंसी के दौरान। तो अब ऐसा भी होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है, वैसे सबको ऐसा नहीं होता, लेकिन समटाइम ऐसा होता है डाइट आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ले रहे होते हैं, उसमें आपके बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक होते हैं, तो उस टाइम इंसुलिन लेवल गिर जाता है। लेकिन उसको तय करने के लिए कि आइदर ये डायबिटीज़ ही हैं या प्री डायबिटिक हैं, तो वो HbA1c एक 3 मंथ्स का टेस्ट होता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि उस पर इसको मेजर किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि आया वाकई ये शुगर पेशेंट हो चुके हैं या नहीं। अगर वो 5.7 से अबव जा रहा है, 6 तक जा रहा है, तो मतलब प्री डायबिटिक है, एहतियात करेंगे तो कंट्रोल हो जाएगी। और अगर वो 6 से अबव जा चुका है, 6.5 से अबव जा चुका है, देन उनको ज़रूरी है कि कोई ना कोई ट्रीटमेंट भी साथ में लेनी पड़ेगी और डाइट और एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल तो ये पूरी काउंसलिंग होती है। तो इसके लिए अगर ये क्लिनिक तशरीफ़ लें तो इंशाल्लाह कराची में हमारा जो गुलशन में क्लिनिक है वहाँ पे आ जाएं एक दफ़ा, तो इनकी पूरी डिटेल लेंगे कि इनके साथ क्या क्या मैटर हैं और इनका HbA1c लेवल कितना जा रहा है। उस हिसाब से काउंसलिंग के हिसाब से जो है ना इनको ट्रीटमेंट या बाकी दीगर जो डाइट चार्ट होते हैं वो चीज़ें दी जाएंगी। बिल्कुल सही। अच्छा कामरान साहब, सवाल हमारा वही कि वक्त से पहले या बहुत ही शुरू में ही अगर मर्ज़ की तशख़ीस हो जाए तो मामलात हल हो जाते हैं, तो कि शुगर के मर्ज़ के हवाले से क्या ऐसा मुमकिन है कि बड़ी अर्ली स्टेज पे तशख़ीस हो सके? जी बिल्कुल, जैसे शुरू में बताया था कि सिम्टम्स इसके इसी तरह से अगर इनहेरिटेंस में है तो आपको एहतियात रखनी चाहिए। वेट अगर ज़्यादा है, BMI 23 से ऊपर है, तो हमें ये एहतियात रखनी चाहिए। अर्ली सिम्टम्स में ये आता है कि पेशेंट को जो है वो प्यास ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है, यूरिनेशन, बार बार वो वॉशरूम की तरफ जाते हैं, बार बार उनको यूरिनेशन आ रही होती है, तो हाथ और पाँव के तलवों में जलन और गर्माइश महसूस होती है। तो ये कुछ अर्ली सिम्टम्स हैं। ज़बान का खुश्क हो जाना, बिल्कुल ड्राइनेस आ जाती है, तो ये अर्ली सिम्टम्स हैं। अगर ये कोई फील कर रहा हो तो अगर और वो फौरी रब्ता करता है किसी डॉक्टर से, किसी क्लिनिक पर जाकर, तो
बहुत बेहतर हो जाता है कि शुगर ना सिर्फ बगैर मेडिसिन के कंट्रोल हो जाती है, एहतियात बताकर ही। बिल्कुल सही, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही सर, स्टमक के हवाले से बात करेंगे और अभी एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं। वक्फे से आके हम फ़ौरन जो है ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। आप दोस्तों की कॉल्स भी शामिल करेंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर, ये हैं हमारे आज के वो टॉपिक्स जिन पे आज हम अपने मेहमानों से डिस्कशन कर रहे हैं और इनसे कुछ हल ढूंढ रहे हैं इनसे। और हर्बल ट्रीटमेंट में, जैसा कि हमारे मेहमानों का कहना है कि हर्बल ट्रीटमेंट में शुगर का इलाज बिल्कुल मुमकिन है। और आप दोस्तों की कॉल्स भी आ रही थी, उस हवाले से बात कर रहे थे। वक्फे से पहले आपने कहा कि खाने का हज़म ना होना, ठीक है, यानी कि हाजमा ख़राब होना, ये भी इन बीमारियों की वजूहात में से एक है। तो इसको कैसे काबू किया जा सकता है, ज़रा हाजमा कैसे बेहतर हो सकता है? वेजिटेबल्स बहुत अच्छी रहती हैं, ग्रीन तो वेजिटेबल्स उसका इस्तेमाल बड़ा बेहतरीन होता है क्योंकि इनमें विटामिन्स मिलते हैं। वो विटामिन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में डाइजेशन का काम करते हैं, यानी कि फूड को एब्जॉर्ब कराते हैं, डाइजेस्ट करवाते हैं, इसमें मदद करते हैं इसके। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप बजाय इसके कि मल्टी विटामिन्स यूज़ करें, आप फ्रूट्स का, सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फिर भी अगर बात ना बन रही हो, कॉन्स्टिपेशन हो रही हो, तो फिर भी उसको इग्नोर मत करें कि हल्का फुल्का कॉन्स्टिपेशन कोई बात नहीं, सबको होता है। ये गलत कॉन्सेप्ट है यहाँ लोगों का, मैंने देखा है। उनको यही नहीं समझ में आता कॉन्स्टिपेशन से मुराद क्या है। वो कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं है, लेकिन थोड़ी सी डिटेलिंग अगर लें ना तो पता लग जाता है इनको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। वो छोटा सा मसला ही जो होता है ना, दीगर बड़े पेचीदा मसलों का जो है ना सबब बनता है। तो हम कहते हैं इसको प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये छोटी छोटी चीज़ों को पहले से ख्याल करें तो आपको कोई बड़ी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वो छोटा सा ट्रीटमेंट उस वक्त काम आ जाता है अगर आप वक्त पे ले लें, बजाय इसके कि आप बड़ी बीमारी का शिकार हों। तो डाइजेस्टिव के लिए ख्याल रखें, कभी कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, और पानी का इंटेक अच्छा रखें। जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, गैस ट्रबल होता है, उनमें एक वजह ये भी होती है कि वो पानी कम पीते हैं। जो पानी कम पीते हैं तो उनका जो है बॉडी के अंदर जो सारा मैकेनिज़्म है डाइजेशन का, वो काफ़ी मुतासिर होता है, बॉडी डिहाइड्रेट होती है। उसकी वजह से पट्ठों में भी बड़ा मसले होते हैं, जोड़ों में। तो ये चीज़ पानी की वजह से सिर्फ एक छोटा सा काम है कि पानी 12 गिलास रोज़ाना पिए, कम से कम 3 लीटर। तो 12 गिलास डाइजेशन आपका अच्छा रहेगा जी। 12 गिलास इकट्ठे पीने होते हैं? नहीं इकट्ठे नहीं, पूरे दिन में 24 आवर। तो पिए जा सकते हैं। पानी की सूरत में हो, कोई भी फ्लूइड हो, फ्रेश जूसेस हो फ्रूट्स के, वो भी इसमें काउंट होगा 12 गिलास में। अच्छा, खाने के साथ सलाद जो है ये कितना अहम है? बहुत अच्छी चीज़ होती है सलाद जो है, एज आ विटामिन्स के तौर पे भी आप देखें फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसमें मल्टी विटामिन्स मौजूद हैं। विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है। तो ये विटामिन्स की सूरत में देखा जाए सलाद को तब भी फ़ायदेमंद है। और दूसरी चीज़ ये कि गर्मियों के अंदर या सीज़न के हिसाब से जो सैलेड बनते हैं वो आपकी एक तो डाइट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि आप रोटी चावल पे ज़्यादा जोर तोड़ें। तो थोड़ा सा सैलेड खा लें, तो उसके लिए क्या होता है, मोटापे के भी चांसेस कम होते हैं, मोटा होने के मोटापा आपको हो जाएगा। ये भी सैलेड पूरा कर रहा होता है आपकी भूख को। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? फ़हीम साहब वही कदीम नाम है, इक़्तिदार अली खान कराची। इक़्तिदार अली साहब, जनाब ताड़ा ही रौला इक़्तिदार का। इक़्तिदार साहब कराची से आपने फ़ोन किया, क्या पूछना चाहते हैं? जो शुरफा गुफ्तगू है उनको मेरा सलाम पहुँचे। मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि ये जो ब्लड प्रेशर वगैरह का जो डॉक्टर बता रहे हैं, इनका क्लिनिक किधर है? ठीक है। और दूसरा ये है कि क्या ये कॉन्सेप्ट सही है कि ज़्यादा मीठा खाने से ही शुगर होती है? ठीक है। और तीसरा ये है कि जो लोगों का ब्लड प्रेशर नहीं होता है, यानी वो चेक नहीं कराते हैं, कभी नमक की चीज़ खा ली, कभी चिप्स खा लिया, कभी कोई ऐसी चीज़ खा लिया जिसमें सालन में नमक ज़्यादा पड़ा हुआ है, उनको पता नहीं है, तो क्या इससे भी वो ब्लड प्रेशर में मुब्तला हो सकते हैं? ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखिए, हम बात करते हैं। और आपका दूसरा सवाल कि ज़्यादा मीठा खाने से शुगर होती है, तो इसका वो जवाब दे चुके हैं कि ऐसी बात नहीं है। ज़्यादा मीठा खाने से ज़्यादा ख़तरनाक है ज़्यादा खाना।
ऐसा ही यही कहा ना आपने। देखिए जितना भी खाएं, चाहे मीठे की सूरत में, चाहे अपना पेट नमकीन समझ की के सूरत खाएं। में हो, अपना पेट समझ के खाएं। नंबर 1 है। नंबर 2 ये भी सोचें कि आप ये खाने के बाद इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे या नहीं। मेन चीज़ है। सही है। मेन चीज़ ये कि आप मीठा खा रहे हैं या नमकीन, डिपेंड करता है कि आपकी डाइजेशन कितनी अच्छी है। डाइजेशन हो रही है तो आपको कोई मसला नहीं है, आपको पसीना निकल रहा है खूब, तो आप मीठा खाएं। फिर दूसरी चीज़ ये कि शुगर आइटम जितने होते हैं, वाइट शुगर आइटम जितने होते हैं, ये फिर भी एहतियात करनी चाहिए। ये ना कि हमने कह दिया ज़्यादा मीठा खाने से नहीं होती तो लोग मीठे ही खाए जा रहे हैं। वाइट शुगर नुकसानदेह है। फ्रूट्स में जो सुक्रोज होती है, फ्रक्टोज होती है फ्रूट्स में, ये यानी कि जो फलों की मिठास होती है, ये नुकसानदेह नहीं है। ठीक है। फल जितना खाना है आप खाएं मिठास के तौर पे बस, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल शुगर है ये नुकसानदेह, इसकी तरफ ज़्यादा ना जाएं। तो अगर वो खालिस वो जो गन्ने की जो शक्कर होती है, वो जैसे गुड़ की पिसा हुआ ब्राउन गुड़ शुगर जो होती है वो फ़ायदेमंद है। शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी को मैं कहता हूँ अपने घरों से निकालें। मिश्री, गुड़, हनी, ये स्वीटनर के तौर पे इस्तेमाल करें। अब घरों से बात कर रहे हैं, हमने मुल्क भर लिया चीनी से, चीनियों से। तो और दूसरा इन्होंने जैसे कहा कि अच्छा, ब्लड प्रेशर के बारे में बात की इन्होंने। वो ब्लड प्रेशर के लिए देखें, ज़्यादा नमक का इंटेक जो होता है वो बॉडी में सोडियम की मिकदार बढ़ा देता है। ठीक है। चाहे जानबूझकर ले रहे हो या अनजाने में खा रहे हो, तो पहली चीज़ ये है कि नमक का इंटेक कम से कम रखें। चाहे किसी भी जगह खा रहे हो, किसी भी सूरत में सोडियम ज़्यादा नहीं बॉडी में जाना चाहिए, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है। नंबर 2 ये अपने कोलेस्ट्रॉल को मॉनिटर करें। साल में एटलीस्ट एक दफ़ा 2-3 टेस्ट जो होते हैं, हम कहते हैं आप प्रिलिमिनरी करा लिया करें, ताकि आपको प्रिवेंशन पता रहे, अपने बारे में मॉनिटरिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग आपकी होती रहे, बजाय इसके कि आपको मर्ज़ डायग्नोज होने के बाद पता लगे कि मुझे ये था। जैसे शुगर के लिए मैं कहता हूँ 3 मंथ्स का होता है HbA1c। साल में एटलीस्ट आप अगर 40 अबव हो गए तो आप एक दफ़ा करा लें, अच्छी चीज़ है। क्या नाम है टेस्ट का? HbA1c। 40 प्लस नहीं हुआ, वैसे पूछ रहा हूँ। सॉरी, HbA1c। ये एक हिस्ट्री होती है ओके, 3 to 6 मंथ्स की आपकी, कि शुगर बैकग्राउंड में कहीं फ्लक्चुएट तो नहीं करती रही है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है। और सेकंड होता है लिपिड प्रोफाइल, ये कोलेस्ट्रॉल टेस्ट है। अक्सर लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर होने के चांसेस हो जाते हैं, तो वो अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते रहें, क्योंकि हमारी डाइट में फ़ैट्स का इस्तेमाल, प्रोटीन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान में भी लोगों को देखा है कि हर अक्सर पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रहता है, वो सारा साल दवाई खाते रहते हैं। इसके वक्त मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक हमारा इसके हवाले से ट्रीटमेंट है वो 2 महीने 1.5 महीने लें। साल में आप 1-2 दफ़ा वो इस्तेमाल कर लें, 1 महीना, तो आपको थ्रू आउट द लाइफ कोलेस्ट्रॉल की शिकायत नहीं होगी। बिल्कुल सही। अच्छा कामरान साहब, आप ये बताइए कि ब्लड प्रेशर जो है, जिस तरह शुगर के बारे में हम जान रहे थे, ब्लड प्रेशर जो है इसकी बेसिक वजह क्या होती है? इसमें ये भी क्या मौरूसी है? ऐसा होता है कि आपके घर वालों को अब रहा है सबको, तो जाहिर सी बात है आपको भी होगा, या वज़न का बढ़ना, या इसकी क्या बेसिक वजह है? देखिए हेरिडिटरी फैक्टर्स तो है इसमें भी शामिल, और वज़न का बड़ा होना ये भी एक बड़ा मेन फैक्टर है। सोडियम की, जैसे आदिल बता रहे थे, सिर्फ 2300 मिलीग्राम शुगर जो है सोडियम हमारा इंटेक होना चाहिए डेली, मिलीग्राम में है ये, तो ये बहुत ही एक माइन्यूट क्वांटिटी है। और अक्सर हमें देखा जाता है घरों में खानों में नमक का इस्तेमाल हमारे यहाँ ज़्यादा होता है, तो नमक जो है वाइट सॉल्ट ये नुकसानदेह है, इसका ज़्यादा इंटेक लेना ये इटसेल्फ हाइपरटेंशन में मुब्तला होने वाली बात है। और हमारे यहाँ जो क्लिनिक पे हमें देखने को मिलता है ज़्यादातर वो ये मामला है हाइपरटेंशन का, कि जो लोग हाइपर कोलेस्ट्रेमिया के मुब्तला होते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है, उनको ये ब्लड प्रेशर की शिकायत ज़्यादा अमूमन होती है, और वो भी जो है मेंटेन रखने के लिए सारी ज़िंदगी अपनी दवाएं ले रहे होते हैं। और हम अगर डायग्नोज प्रॉपर हो जाए पेशेंट को कि ब्लड प्रेशर उसका सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के बड़े होने की वजह से है, और कोलेस्ट्रॉल उसका नॉर्मल हो जाए, तो फिर उसको ब्लड प्रेशर की दवा सारी ज़िंदगी खाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी तरह जिस तरह आदिल बता रहे थे कि 1-2 महीने में कोलेस्ट्रॉल, हमारे पास ऐसे सिरप मौजूद हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, ना सिर्फ कंट्रोल करते हैं बल्कि उसको कोलेस्ट्रॉल को ब्लड लेवल के नॉर्मल कर देता है, तो फिर ब्लड प्रेशर की दवा सारी ज़िंदगी खाने की ज़रूरत नहीं। कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, मैं यस्मीन बोल रही हूँ। यास्मीन साहिबा, कहाँ से फ़ोन किया आपने? मैं 11 गोल्डा इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। गोल्डा टाउन से? जी। ओके, इस्लामाबाद से, ठीक है। आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, और कब से रहता है? एज क्या है, वेट क्या है, ये मेरा ख्याल पूछना चाहिए। मेरी एज जो है 42 है। 42। डॉक्टर और वकील से कुछ नहीं छुपाते, तो अच्छा, तो आपका जी साहब आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बट आप ये पूछना है कि आपने
ये स्टार्स वाला आपने सिलसिला क्यों खत्म कर दिया? सॉरी, समझ नहीं आ सकी। जी जी, हेलो। ये स्टार्स वाला जो आपने सिलसिला खत्म कर दिया, स्टार्स वाला बताते थे ना आप स्टार्स। जी 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 एस्ट्रोलॉजी का, हाँ वो असल में हमारे साथ हारिस अज़मी साहब होते थे, उनका एग्रीमेंट चैनल के साथ ख़त्म हो गया, तो वो नहीं होते, तो हमें बिल्कुल फ़िक्र है। इंशाअल्लाह ताला देखें जो बेहतरी होती है वो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हम आपके मर्ज़ के हवाले से बात करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।